यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर ऑटोनॉमिक सेक्शन का जो चैप्टर फर्स्ट था उसका पार्ट न्यूरोट्रांसमीटर एस्पेक्ट्स ऑफ एएनएस। तो सबसे पहले उसमें जो हेडिंग आती है वो है कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ये कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन यानी कि एसिटाइलकोलिन जो है वो किन किन जगह पर रिलीज़ होता है, कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो ये आप लोगों को मैं एक जनरल बता दूं कि जितने भी ऑटोनॉमिक गैंग्लियाज हैं वहाँ सब में एसिटाइलकोलिन होता है, चाहे वो सिंपैथेटिक के हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक के हो। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये भी गैंग्लिया है, ये भी गैंग्लिया है, ये गैंग्लिया है, ये गैंग्लिया है ना। ये अब ये जो है वो सिंपैथेटिक का है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो एसिटाइलकोलिन ही है। तो यानी सारे गैंग्लियाज में जो है वो एसिटाइलकोलिन है, कि ये बात आप याद रख लें। एक तो हो गया हमारे पास ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। दूसरा ये है कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं पैरासिम्पैथेटिक के, वहाँ पर भी सब में जो है वो एसिटाइलकोलिन होता है। जो सिंपैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक है वहाँ जो है वो एसिटाइलकोलिन नहीं होता है, सिवाय स्वेट ग्लैंड्स के। जो स्वेट ग्लैंड्स के पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक है ना, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन होता है। और उसके अलावा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, वहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन होता है। तो ये सारी आपको चीज़ें याद रखनी होगी कि कहाँ कहाँ पे एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट होता है। हम रिवाइज कर लेते हैं। ये प्रेजेंट होता है गैंग्लिया में, उसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सारों में, और जो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक है जो कि स्वेट ग्लैंड तक जाता है, सिर्फ उसी में एसिटाइलकोलिन होता है। और उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ये चार चीज़ें जो हमने याद रखनी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सिंथेसिस और स्टोरेज की तरफ। एसिटाइलकोलिन कैसे सिंथेसाइज और कैसे स्टोर होता है वो हम देख लेते हैं। उस चीज़ के लिए हम ये वाली डायग्राम कंसल्ट करेंगे। ठीक है, इसमें ये है हो रहा है कि जो एसिटाइलकोलिन है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन से मिलकर बनता है। और कौन सा एंजाइम इसे बनाता है, वो होता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, एसिटाइल कोलिन कोएंजाइम ए पहले से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, और कोलिन जो है वो बाहर से ट्रांसपोर्ट होकर आता है, और फिर ये दोनों मिलकर एसिटाइल कोलिन बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि कोलिन जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर अगर आएगी तभी जो है ये स्टेप होगा। कोलिन जो है वो जब ट्रांसपोर्ट होकर आती है तो इस चीज़ को जो है वो हेमिकोलिनियम एक ड्रग है जो कि इसको इनहिबिट कर सकता है, इसके ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर सकता है। तो इन टर्न ये क्या कर सकता है, एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को इंटरफेयर कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद हम लोग क्या होता है कि जब अगर एसिटाइलकोलिन बन जाता है फिर वो वेसिकल्स में स्टोर होता है। तो वेसिकल्स में स्टोर होता है तो यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टर होगा जो इसे वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट कराता है, तो वो है वैट, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और इस लेवल पे एक ड्रग है जो कि वेजामिकोल, वो इसको इनहिबिट करता है ट्रांसपोर्टर को, और एसिटाइलकोलिन को वेसिकल्स में स्टोर होने से रोकता है। तो ये दो जो है वो फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, ये हमें जो याद रखनी है। सिंथेसिस स्टोरेज हम कर चुके हैं। अब हम लोगों ने करना है नेक्स्ट जो कि है रिलीज़ ऑफ एसिटाइलकोलिन। जब एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स में स्टोर हो गया उसके बाद उसने रिलीज़ कैसे होना है, उसका क्या प्रोसेस है, वो सारा हम देखते हैं। उससे पहले मैं आप छोटी सी चीज़ क्लियर करवा दूँ। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। एक वैम्प्स लिखा और एक स्नैप्स लिखा हुआ है। ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं। ठीक है, वैम्प्स जो है वो हमारे पास वेसिकल के ऊपर प्रोटीन है, तो इसका मतलब वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और जो स्नैप्स हैं वो है नर्व टर्मिनल के ऊपर ना, तो इसे हम कहते हैं साइनेप्टोसोम एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ठीक है, वैम्प्स जो है उनके नाम है साइनेप्टोब्रेविन और साइनेप्टोटैगमिन आई थिंक, और स्नैप जो है वो सिंटैक्सिन और भी उसके नाम है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है वैम्प्स ये है वेसिकल एसोसिएटेड, और जो स्नैप है ये होती है नर्व टर्मिनल के पास। तो जब हमारे पास रिलीज़ होती है ना एसिटाइलकोलिन की, तो यानी कि इसका मतलब है कि वेसिकल को मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए इन दो प्रोटीन्स का आपस में इंटरेक्शन ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि रिलीज़ कैसे होती है। बेसिकली होता ये है कि ये जो रिलीज़ का प्रोसेस है स्टार्ट होता है विद द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का अंदर आना ज़रूरी होता है इसके लिए। फिर कैल्शियम जो है वो इसको स्टिमुलेट करता है, और फिर क्या होता है कि कैल्शियम की एंट्री जो है वो वैम्प्स और स्नैप प्रोटीन्स में इंटरेक्शन कराती है, यानी कि जिसकी वजह से जो है वो वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करता है, और फिर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जैसे ये क्लिनिकल थी, ये फार्माकोलॉजिकल चीज़ें थी, वहाँ ऐसे ही एक बोटुलिनम टॉक्सिन एक बैक्टीरिया है जो कि यहाँ पे एंटर होता है और इन वेसिकल की फ्यूजन को रिलीज़ करवाना बंद करता है। तो इसका मतलब है इन टर्न बोटुलिनम जो एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को रोकता है। ठीक है, अब ये कैसे रोकता है, जो वैम्प्स प्रोटीन है साइनेप्टोब्रेविन, उसके स्ट्रक्चर में ये कुछ चेंजेस कर देता है जिसकी वजह से इनका इंटरेक्शन हो नहीं पाता, और फिर रिलीज़ जो है वो एसिटाइलकोलिन की पॉसिबल नहीं होती है। तो ये सारा प्रोसेस था इसका।
नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो कैसे जो है इसका एक्शन टर्मिनेट होता है देख लेते हैं। एसिटाइलकोलिन जो है वो कोलिन और एसीटेट में ब्रेक डाउन हो जाता है उसका थ्रू एसिटाइलकोलिन एस्टरेज ड्रग, ठीक है, सॉरी एंजाइम, जिस और ये जो इसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं ये रिसाइकल हो जाते हैं, कोलिन वापस चला जाता है और फिर दोबारा एसिटाइलकोलिन बनाने में यूज़ होता है। तो ये थी इसका टर्मिनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्रग्स इफेक्ट ऑन सिंथेसिस। अब ड्रग का इन सब पे क्या इफेक्ट है, जो कि बेसिकली हमारी फार्माकोलॉजी की बेस है, तो हम देख लेते हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसकी जो कोलिन की एंट्री होती है उसको हेमिकोलिनियम इनहिबिट करता है, यानी कि एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को हेमिकोलिनियम इनहिबिट करता है, उसकी स्टोरेज को वेजामिकोल और उसकी रिलीज को बोटुलिनम जो है वो इनहिबिट करता है। ये वो ड्रग्स हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने बुक में मेंशन किया है कि ये जो है वो यूज़ नहीं होता है एज सच। ये इस वजह से यूज़ नहीं होता क्योंकि ये स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं हैं, ठीक है। अगर हम इनको देंगे तो ये ओवरऑल जो है वो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक सिस्टम को सारी बॉडी में जो है वो ब्लॉक कर देंगे, जो कि बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्यों ये ऐसा करेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम हेमिकोलिनियम ड्रग देते हैं तो ये एसिटाइलकोलिन बनने ही नहीं देगा, और एसिटाइलकोलिन जो है वो सिग्नलिंग के लिए ज़रूरी है पूरे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, तो वो सारा ब्लॉक हो सकता है। तो इस वजह से हमें एक स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना होगा, लेकिन ये सारा कुछ ब्लॉक हो जाएगा, इस वजह से ये ड्रग यूज़ नहीं होते। लेकिन बोटुलिनम टॉक्सिन जो है वो यूज़ हो सकता है क्योंकि ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है और ये दूसरी जगह तक डिफ्यूज़ होने में थोड़ा टाइम लेता है, स्लोली डिफ्यूज़ होता है, इस वजह से इनको कुछ लोकल इफेक्ट्स लेने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सारा कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म। अब हम एड्रेनर्जिक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन। तो एड्रेनर्जिक में नोरएपिनेफ्रिन जो है वो प्राइमरी ट्रांसमीटर है, जैसे कि कोलिनर्जिक में एसिटाइलकोलिन होता है। अब हमने पढ़ना है कि ये कहाँ कहाँ है। ये जो है वो सारे सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक में है ज़्यादातर ना, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस कुछ ये हैं कि जो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक स्वेट ग्लैंड्स तक जाते हैं वहाँ पे ये वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करता है, नोरएपिनेफ्रिन नहीं होता। दूसरी बात, जो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो स्केलेटल मसल में वेज़ोडायलेटर के तौर पर जाते हैं, वो भी जो है वो एनई रिलीज़ नहीं करते, एसिटाइलकोलिन करते हैं। उसके अलावा डोपामीन का उन्होंने बताया कि ये रेनल ब्लड वेसल्स में वेज़ोडायलेटर हो सकता है, लेकिन नोरएपिनेफ्रिन जो है वो इन वेसल्स में कंस्ट्रिक्टर होता है। तो बेसिकली यही था इसका ओवरऑल कि सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक जो ज़्यादातर होते हैं वो एनई ही रिलीज़ करते हैं, सिवाय स्वेट ग्लैंड्स तक और जो वेज़ोडायलेटर जो होते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स में वहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसकी सिंथेसिस और स्टोरेज की तरफ। हाँ जी, तो इसका ये है कि टायरोसिन जो है वो अंदर सेल के चला जाता है ट्रांसपोर्ट होके, फिर टायरोसिन जो है वो हाइड्रोक्सिलेट हो जाता है थ्रू टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इनटू डोपा, ठीक है। फिर डोपा जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, डीकार्बोक्सिलेट होकर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है और डोपामीन हाइड्रोक्सिलेट होकर एनई यानी नॉरएपिनेफ्रिन बना लेता है। लेकिन ये नॉरएपिनेफ्रिन वेसाइकल के अंदर बनता है, यानी कि डोपामीन अंदर जाता है फिर ये हाइड्रोक्सिलेट होकर एनई बनाता है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस था। अब हम इसमें जो है वो फार्माकोलॉजी की डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज है ना, जो कि डोपा बनाता है, ठीक है, इसको मेट टायरोसिन इनहिबिट करता है, एक ड्रग मेट टायरोसिन, ठीक है, यानी कि ये डोपा की सिंथेसिस को रोकता है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है कि जो नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन है वो वेसाइकल्स में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, वीमैट, यानी कि वेसाइकल मोनोमाइनर ट्रांसपोर्ट। जो पिछला वाला एसिटाइलकोलिन को ट्रांसपोर्ट करता था वो वैट था, यानी कि वेसाइकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर, और ये है वेसाइकल मोनोअमाइन ऑक्सीडेट ट्रांसपोर्टर। तो इसको आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। उसके बाद एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे दी है कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम जो इसका क्या फंक्शन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो है वो एड्रेनर्जिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, ये नॉरएपिनेफ्रिन को और डोपामीन को डिग्रेड करता है, यानी इनको ब्रेक डाउन कर देता है, इनका यानी कि इनकी डिप्लीशन कराता है, ठीक है, इनको ये इनएक्टिवेट कर देता है। अगर हम इसको इनहिबिट कर दें, यानी कि जो MAO के इनहिबिटर्स हैं अगर वो प्रेजेंट हों तो फिर ये इस एंजाइम को अपना काम नहीं करने देंगे, तो इसका मतलब है कि NE और डोपामीन को ये इनहिबिट नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से NE और डोपामीन के स्टोर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे मेंशन की हुई है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर हमारे पास वो ये है कि हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा कि वीमैट जो है वो डोपामीन को अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कराता है वेसाइकल के। तो यहाँ पे एक ड्रग जो होता है रेजरपाइन, वो इस वीमैट को इनहिबिट करता है और ट्रांसपोर्ट को रोकता है। तो ये था ओवरऑल हमारे पास सिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है।
अब हम इसकी रिलीज और टर्मिनेशन ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं इकट्ठा ही। अब इन्होंने बोला है कि डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, ये उसी तरह रिलीज होते हैं जैसे कि एसिटाइलकोलिन होता था, कैल्शियम डिपेंडेंट, यानी कि कैल्शियम एंट्री होती है, फिर स्नेयर प्रोटीन्स के दरमियान इंटरेक्शन होता है, फिर रिलीज हो जाती है, जो हमने पहले पढ़ा उसी तरह होता है। अब इन्होंने आगे कुछ डिफरेंसेस बताए हैं जो कि एसिटाइलकोलिन से डिफरेंट है। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं ना, वहाँ पर बोtulinum टॉक्सिन के लिए रिसेप्टर्स नहीं होते, यानी कि ये जो है बोtulinum टॉक्सिन नॉरएड्रेनर्जिक सेल में रिलीज को इनहिबिट नहीं कर सकता, यानी कि बोtulinum टॉक्सिन के रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, तो बोtulinum टॉक्सिन जो है वो रिलीज़ को कुछ भी इफेक्ट नहीं कर सकता। पहले ये रिलीज़ नहीं होने देता था, तो अब ये नहीं ऐसा इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ एक्शन भी इसका कोलिनर्जिक से डिफरेंट है। वहाँ पे क्या होता था कि ये ब्रेक डाउन होके इसके प्रोडक्ट्स जो है वो रिसाइकिल हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे उसके प्रोडक्ट्स मेटाबोलाइज होते हैं, लेकिन वो टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। टर्मिनेशन कौन करवाता है? डिफ्यूजन और रीअपटेक प्रोसेस के थ्रू। कोलिनर्जी में मेटाबॉलिज्म के थ्रू होती थी, यहाँ पे डिफ्यूजन और रीअपटेक, यानी कि जो क्लेफ्ट में नॉरएपिनेफ्रिन होता है, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि यहाँ से कुछ जो है वो रीअपटेक होकर दोबारा सेल में चला जाता है, तो वहाँ फिर इसकी वजह से यहाँ क्लेफ्ट में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, और डिफ्यूजन की वजह से यानी कहीं और डिफ्यूज़ होकर चला जाता है, तो इन टर्न क्लेफ्ट में जो इसकी कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, तो इस तरह जो है वो फिर ये अपना काम नहीं कर पाता और फिर ये इसका जो एक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ मेंशन की है कि जब ये क्लेफ्ट से कहीं और डिफ्यूज़ कर जाता है, ठीक है, वहाँ पे ये मेटाबॉलिज्म हो जाता है थ्रू MAO, यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम इसको इनहिबिट डिग्रेड करता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। उसके अलावा एक और नया एंजाइम है कॉम्प्ट कैटिकोल ओ मेथिल ट्रांसफरेज, ये भी जो है वो इसको ब्रेक डाउन करता है, और जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो कोलिनर्जी की तरह रिसाइकल नहीं होते बल्कि एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं? मिथाइल मेटानेफ्रीन है, नॉरमेटानेफ्रीन और ये सारे हैं। तो अब इन्होंने एक टेस्ट बताया, इसकी इंपॉर्टेंस बताई है एक्सक्रीशन की, कि जो 24 और एक्सक्रीशन होती है इन सारे बाई प्रोडक्ट्स की, उनको मेजर किया जाता है। किस लिए मेजर किया जाता है? इस वजह से मेजर किया जाता है ताकि पता चले कि कैटिकोल अमाइन की प्रोडक्शन का रेट कितना है, यानी कि बॉडी कितना प्रोड्यूस करी कैटिकोल अमाइंस। और ये सारी चीज़ें जो है वो एक कुछ डिजीज़ यानी कि जैसे कि फियोसाइटोक्रोमा को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। ये वो डिजीज़ है जिसमें ये एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो अगर इसके बाई प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा रिलीज़ हुआ, तो ये डायग्नोस हो सकती है। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली है कि अगर हम MAO को इनहिबिट करें तो वो NE और डोपामिन के स्टोर्स को बढ़ा देगा, ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो कैटिकोल ओ मेथिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इसको इनहिबिट करने से पार्किंसन डिजीज़ में जो है वो हेल्प मिलती है, यानी कि उसको ट्रीट करने के लिए यूज़फुल है ये इसकी इनहिबिशन। ऑल्दो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इतना ही याद रखें। यहाँ पे एक और ड्रग है जो कि बुक में नहीं मेंशन लेकिन डायग्राम में लेबल्ड है, गुआनिथिडाइन। ये जो है वो रिलीज़ को इनहिबिट कराता है, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ना ड्रग इफेक्ट ऑन एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन। अब हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो ड्रग नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है वो है मेटायरोसिन, क्योंकि ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करता है। इसी तरह कैटेकोलामाइन के स्टोरेज को रेज़रपाइन इनहिबिट करता है, क्योंकि ये VMAT को इनहिबिट करता है, ठीक है। और रिलीज जो गुआनिथिडाइन अभी मैंने आपको दिखाया ये यूज़ होता है। अब ये सारे ड्रग्स जो हैं जो कि एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन को रोकते हैं, वो काफ़ी डिजीज़ में जैसे कि हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं। अगर ये इन चीज़ों को रोकेंगे, इसका मतलब है कि सिंपैथेटिक इफेक्ट को जो है ये इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन को हम रोक सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जैसे कि एम्फेटामिन है, वो कैटेकोलामाइन की रिलीज़ को प्रमोट करेंगे, और फिर सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होंगे वो, क्योंकि वो सिंपैथेटिक इफेक्ट को इन्हांस करेंगे, ठीक है। ये सारा था हमारे पास ड्रग इंटरेक्शन। इस सेक्शन में इन्होंने एक नया एडिशनल कॉन्सेप्ट दिया जो है को ट्रांसमीटर्स का। तो ये को ट्रांसमीटर्स होते क्या है? इन्होंने कहा है कि काफ़ी ऐसे ऑटोनॉमिक नर्व्स होते हैं जिसमें सेपरेटली ट्रांसमीटर वेसिकल्स होती हैं, जिनमें प्राइमरी ट्रांसमीटर जो मेन ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन और NE के अलावा भी ट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, उनके नेम्स हमें याद रखने हैं। ATP हो सकता है, एनकैफ्लिन हो सकता है, वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, न्यूरोपेप्टाइड Y, न्यूरोटेंसिन, सब्सटेंस P, सोमैटोस्टेटिन, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? द फंक्शन इज मॉड्यूलेशन ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, यानी कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो हो रही है उसको ना बढ़ने देना ना कम होने देना, उसको बस एक रेंज में रखना इनका काम है। और काफ़ी साइनेप्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये एज अ प्राइमरी ट्रांसमीटर भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था इनका छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। If you have any query, you can ask. Thank you. Allah Hafiz.